दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। स्वागत करते हैं आज सभी का फिर से एक बार हाई फाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और अनु क्लासरूम चैनल साथ में SC एडू पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं करंट अफेयर की जो श्रृंखला शुरू की गई है यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस के साथ साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य किसी भी लोक सेवा आयोग या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं सब में महत्वपूर्ण है। और इस मोटिवेशन के साथ कि हारा वही जो लड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है, कोई भी संघर्ष इंसान से बड़ा नहीं है, कोई भी संघर्ष इंसान से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। यानी जो लड़ेगा वो जरूर जीतेगा, वही हारता है जो लड़ता नहीं है। पहले ही अगर हम मन से हार मान लेंगे तो हमारी हार निश्चित है। यदि हम अपने मन में जीत ठान लें तो हमें जीत संभव होती है, हमारी जीत निश्चित होती है, हमें सफलता अवश्य मिलती है। इस मोटिवेशन के साथ कि हारा वही जो लड़ा नहीं, कोई भी संघर्ष हमारे मानव यानी हमसे बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, कोई भी संघर्ष हमसे बड़ा नहीं। बढ़ते हैं इस मोटिवेशन के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, खबरों में, या कहीं से सुन लिया होगा कि सरकार के द्वारा विंडफॉल टैक्स क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। विंडफॉल टैक्स कम कर दिया गया है। अब आप जानिए कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है। विंडफॉल टैक्स किस पे लगाया जाता है, होता क्या है, क्यों लगाती है सरकार इसको, और फिर अभी वर्तमान में भारत सरकार ने कम क्यों कर दिया इसको। तो विंडफॉल टैक्स पेट्रोलियम ईंधन जैसे पेट्रोलियम कच्चे तेल से जो उत्पादित सामान होते हैं, संसाधन होते हैं, जो रिफाइनरियों के द्वारा प्रसंस्कृत करके बाजार में लाया जाता है, तो उस पे लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स। यानी ये कच्चे ईंधन से यानी कच्चे तेल से जो भी उत्पाद हमारे तैयार होते हैं, उन उत्पादों के उन उत्पादों को जब हम विदेशी बाजार में बेचते हैं तो उस पे जो टैक्स सरकार वसूलती है ये प्रॉफिट टैक्स होता है। यानी ये विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स के नाम से भी जानते हैं कि जो पेट्रोलियम कंपनियां जब भारत में वैश्विक स्तर पर जब पेट्रोलियम का जो भारत की तुलना में वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम संसाधनों का जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनका मूल्य बढ़ जाता है, तो रिफाइनरीज जो है, रिफाइनरी कंपनियां क्या करती हैं, निर्यात बढ़ा देती हैं। यानी जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके, क्या करती हैं, निर्यात बढ़ा देती हैं। भारत की तुलना में जब विदेशों में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद या पेट्रोलियम उत्पाद या फिर कच्चे तेल जो उत्पाद हैं, कच्चे तेल के उप उत्पाद हैं, इनका जब मूल्य बढ़ जाता है विदेश में, तो उनका पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनियां क्या करती हैं, निर्यात बढ़ा देती हैं। जब निर्यात बढ़ा देती हैं तो उस पे उनको लाभ अप्रत्याशित रूप से होता है। अप्रत्याशित लाभ जो होता है, उस अप्रत्याशित लाभ पर ही ये टैक्स लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, लाभ पर लगाया जाता है। ये टैक्स किस पर लगाया जाता है, लाभ पर लगाया जाता है। और किस पे लगाया जाता है, पेट्रोलियम, किस पे लगाया जाता है, पेट्रोलियम ईंधनों के निर्यात से होने वाले लाभ पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, पेट्रोलियम ईंधनों के निर्यात से होने वाले लाभ पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। सरकार ने कम कर दिया। पहले क्या था, इसका रेट जो था वो रेट मूल्य नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि विंडफॉल टैक्स किस पे लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है। तो किस लिए लगाया जाता है, लाभ पर, जो अप्रत्याशित लाभ रिफाइनरी कंपनियां प्राप्त करती हैं, उस लाभ को सरकार अपने पक्ष में भी रखना चाहती है कुछ हिस्से को। इसलिए क्या करती है, पेट्रोलियम ईंधन के निर्यात से होने वाले जो लाभ होते हैं उस पे विंडफॉल टैक्स लगा देती है। तो अभी हाल ही में सरकार ने विंडफॉल टैक्स कम कर दिया है। इसलिए हमारे आयोग या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये विंडफॉल टैक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विंडफॉल टैक्स किस पे लगाया जाता है, पेट्रोलियम उत्पादों पे लगाया जाता है, कच्चे तेल उत्पादों पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, ये निर्यात पे लगाया जाता है, ना कि आयात पे लगाया जाता है। याद रखिएगा, ये निर्यात पे लगाया जाता है, ना कि आयात पे लगाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला है CAA। आपको पता ही होगा CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जैसा कि आपको पता ही होगा, भारतीय संविधान के भाग 2 में, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में, भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच, आर्टिकल 5 से 11 के बीच नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता के संबंध में अंतिम जो निर्णय लेने वाली संस्था है या फिर निर्णय निर्माणकारी संस्था है, नियम बनाने वाली संस्था है, वो होती है संसद। कौन होती है,
संसद होती है। ये प्रश्न याद रखिएगा, कौन होती है? संसद होती है। यानी नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी अगर संशोधन करना है या फिर कोई भी नियम बदलना है तो हमें संसद की अनुमति लेनी होगी, यानी सरकारों को किसकी अनुमति लेनी होगी? संसद की अनुमति लेनी होगी। संसद की अनुमति के बाद वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ था। 2016 में, कब? 2016 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो आया था। इससे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 था, फिर 1976 में संशोधन होता है और ये क्रमशः संशोधित होता रहता है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा 2016 में संशोधन की रही, क्योंकि इसमें याद रखिएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान अगर कोड के रूप में याद रखिएगा तो BAP, बाप। CEA में बाप को रोक दिया गया है। किसको रोक दिया गया है? बाप को। CAA में किसको रोक दिया गया है? बाप को। यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। CEA में किसको रोका गया है? बाप को रोक दिया गया है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को रोक दिया गया, ठीक है। अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो भी गैर मुस्लिम, यानी याद रखिएगा गैर मुस्लिम में हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी आता है, गैर मुस्लिम जो भी आएगा उसे भारत में 31 दिसंबर 2014 के बाद, 31 दिसंबर डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत में आ गया है और वो नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उसे क्या किया जाएगा? नागरिकता CEA के प्रावधानों के तहत प्रदान कर दी जाएगी। तो अभी हाल ही में CEA के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार पहली बार कितने लोगों को नागरिकता प्रदान की गई? तो जैसा कि अभी हाल ही में सचिव जो हैं उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 14 लोगों को, कितने लोगों को? 14 लोगों को CAA के नवीनतम प्रावधानों के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। अभी हाल ही में इतने सारे लोगों को एक साथ जो प्रदान किया गया है इस वजह से चर्चा में है। तो 14 लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारा ये है कि नागरिकता संशोधन कानून कब आया? वर्ष 2016 में आया। किन किन देशों से आने वाले नागरिकों को ये संशोधन प्रदान, नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त होगा? तो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 देश हैं। और इसमें गैर मुस्लिमों को आने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा गैर मुस्लिम, अगर कोई मुस्लिम समुदाय से आता है तो उसे नागरिकता इस प्रावधानों के तहत नहीं प्रदान की जाएगी, उसे अन्य प्रावधान जो है उसे फॉलो करना पड़ेगा। CEA के प्रावधानों के तहत सिर्फ इन्हीं लोगों को, गैर मुस्लिमों को प्रदान की जाएगी, वो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ चुके हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो हम लोगों ने जान लिया कि भारतीय नागरिकता संशोधन, नागरिकता किस भाग में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में है। फिर किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीलंका में UPI लॉन्च करने की घोषणा कर रही है, किस कंपनी ने कर दी है? श्रीलंका में UPI लॉन्च करने की घोषणा फोन पे ने किया है। किसने किया है? फोन पे ने किया है। याद रखिएगा श्रीलंका में UPI कंपनी लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? फोन पे ने की है। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया था पिछले दिनों कि NPCI भारत की जो कंपनी है UPI के लिए काम करती है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नामीबिया के लिए, नामीबिया के लिए, किस देश के लिए? नामीबिया, जिसकी राजधानी क्या है? विंडहॉक है। नामीबिया के लिए UPI सिस्टम लॉन्च करने की, तैयार करने की समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर कर रहा है, ठीक है। यानी NPCI किस देश के लिए UPI सिस्टम लॉन्च करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है? तो वो है नामीबिया। और अभी हम देख रहे हैं कि फोन पे UPI लॉन्च कर रहा है, कहाँ पे? श्रीलंका में। फोन पे कहाँ लॉन्च कर रहा है? श्रीलंका में। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आजकल डिजिटल लेन देन के लिए UPI को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आप सभी डिजिटल लेन देन कर ही रहे होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ इसी के साथ। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जनवरी से मार्च 2024 के बीच में, जनवरी से मार्च 2024 के बीच में बेरोजगारी दर, जो शहरी बेरोजगारी दर है, उससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? उस रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? उस रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर जो जनवरी से मार्च 2024 के बीच में रही वो 6.7% रही। कितनी रही? 6.7% रही। बेरोजगारी दर 6.7% रही, जो इसी तिमाही में पिछले वर्ष कितनी थी? 6.8% थी। कितनी थी? 6.8% थी पिछले वर्ष। इसी तिमाही में कितनी प्रतिशत थी? 6.8% थी इसी तिमाही में। तो यानी बेरोजगारी दर घटी है। बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की तुलना में इस तिमाही के स्तर पर क्या हुई है? कम हुई है शहरी बेरोजगारी दर, ठीक है। तो ठीक है, बेरोजगारी दर किसे कहते हैं? बेरोजगारी दर का मापन कैसे करते हैं? तो कुल लेबर फोर्स, जो किसी देश में लेबर फोर्स है उसमें कुल बेरोजगारों का जो प्रतिशत है
उसे ही बेरोजगारी दर कहते हैं। यानी देश के कुल लेबर फोर्स में, यानी कुल श्रमिक वर्ग में जितने बेरोजगार श्रमिक हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, बेरोजगारी दर के रूप में व्यक्त किया जाएगा अर्थशास्त्र की भाषा में। बेरोजगारी दर अर्थशास्त्र की भाषा में कुल लेबर फोर्स में बेरोजगारों का जो प्रतिशत है उसके आंकड़े को संदर्भित करता है बेरोजगारी दर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान कार्ड, जैसा कि आप जान रहे होंगे आयुष्मान कार्ड, और हम में से कई सारे लोग आयुष्मान कार्ड यूज भी कर रहे होंगे, इसका लाभ भी प्राप्त कर रहे होंगे। तो लाभ प्राप्त करना अलग बात है, उसके बारे में तथ्य और आंकड़ों पर जानकारी रखना एक प्रतियोगी परीक्षार्थी की दृष्टि से हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं उपयोगी भी होती है, और ये हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। ये मार्च 2024 में, कब, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया कि उसके द्वारा 5 करोड़, कितना, 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किया जा चुका है। 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड क्या हुआ है, जारी किया जा चुका है। 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड क्या किया जा चुका है, जारी किया जा चुका है। 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किया जा चुका है, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो आयुष्मान कार्ड जारी कब से किया जा रहा है, तो आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत योजना 2018 में जब शुरू की गई थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी, 23 सितंबर 2018 से। कब से शुरू की गई थी, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ईयर और जो डेट है, दिनांक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा पूछता है कि आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। 23 सितंबर 2018 में जब योजना लॉन्च की गई थी, इसमें प्रति परिवार, याद रखिएगा, एक बार प्रश्न आ चुका है 2019 के पीसीएस प्री की परीक्षा में आ चुका है कि प्रति परिवार था या प्रति व्यक्ति था, तो याद रखिएगा ये प्रति परिवार दिया जा रहा है 5 लाख का फ्री, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, रुपीज 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, प्रति परिवार है, याद रखिएगा ये प्रति परिवार है। एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों को मिला के कुल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज जो सरकार के द्वारा अनुबंधित अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल है वहां से किया जाएगा। और ये प्रति परिवार होगा, यदि परिवार में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो भी उन्हें 5 लाख तक का ही हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा प्राप्त होगी। यानी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में जो इलाज किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो 5 लाख प्रति परिवार है। 23 सितंबर 2018 से आया था, ये 2018 से आया था, 2019 के पीछे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा कि फिर से रिपीट हो सकता है कि 5 लाख प्रति परिवार है, 5 लाख प्रति परिवार है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए प्रति परिवार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिनेत्र ऐप, त्रिनेत्र ऐप हाल ही में किस राज्य के द्वारा जारी किया गया, त्रिनेत्र ऐप, त्रिनेत्र ऐप किस राज्य के द्वारा जारी किया गया, यूपी की पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के द्वारा त्रिनेत्र ऐप जारी किया गया। कौन सा, त्रिनेत्र ऐप। अब जान ही रहे हैं पुलिस जो है नागरिकों की रक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, हमारे राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में पुलिस बल तैनात किए जाते हैं। उस पुलिस बल को और अधिक शक्तियां और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तकनीकी का एक महत्वपूर्ण तकनीकी के प्रयोग को अपने संसाधन में शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिनेत्र ऐप जारी किया गया और त्रिनेत्र ऐप के माध्यम से अपराधों पर अंकुश लगाने में क्या होगी, मदद मिलेगी। त्रिनेत्र ऐप यानी तीसरी आंख से भी, यानी तीसरी आंख से भी क्या किया जाएगा, मदद ली जाएगी, जिससे कि हम अपराधों पे अंकुश लगा सकें। महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध को, साथ में किसी भी नागरिक के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली ग्रामोदय योजना, दिल्ली ग्रामोदय योजना या दिल्ली ग्रामोदय अभियान कब शुरू किया गया था, 11 मार्च 2024 को। कब शुरू किया गया था, 11 मार्च 2024 को शुरू किया गया था। और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली के शहरी जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी ग्रामीण इलाके, जो शहरी क्षेत्र में ग्रामीण इलाके हैं, यानी जहां पर अभी बहुत सारी सुविधा, शहरी क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, दिल्ली के जो ग्रामीण इलाके हैं ना, शहरी क्षेत्र के आसपास में जो फैले हुए हैं, उसमें पीएनजी
पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा प्रदान की जाएगी। किसकी सुविधा प्रदान की जाएगी? PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी पाइप के द्वारा नेचुरल गैस, प्राकृतिक जो गैस है उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराया जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंदरी उर्वरक संयंत्र, ठीक है, जी हाँ, सिंदरी उर्वरक संयंत्र। सिंदरी उर्वरक संयंत्र हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की एक उर्वरक उत्पादन संयंत्र है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड का, और ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है, धनबाद में। झारखंड के कहाँ पे है? धनबाद में है। याद रखिएगा, ये धनबाद यहीं पे है जहां पर भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान, भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? धनबाद में है। एक प्रश्न और आपका तैयार हो गया कि भारतीय खनिज अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो धनबाद में है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ पे है? धनबाद में है, झारखंड में है। झारखंड के धनबाद में है। झारखंड की राजधानी आपको पता ही होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और झारखंड में ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मार्च माह में ही उरीमारी कोल हैंडलिंग संयंत्र, उरीमारी कोल हैंडलिंग संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया। उरीमारी कोल हैंडलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये कोल इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा, ये कोल इंडिया लिमिटेड का एक संयंत्र है। कोल इंडिया कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, उसी का संयंत्र है उरीमारी कोल हैंडलिंग संयंत्र। इसे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा विंडफॉल टैक्स सीए के नवीनतम प्रावधानों को के साथ सीए को कब शामिल किया गया, यूपीआई, एनएसएसओ का सर्वे, आयुष्मान कार्ड, त्रिनेत्र ऐप, दिल्ली ग्रामोदय अभियान। करते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा है? सी स्पेस, नाम याद रखिएगा, सी स्पेस। प्रश्न यही बन सकता है कि सी स्पेस क्या है? सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। सी स्पेस क्या है? भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इस पे सरकार के द्वारा स्थानीय या क्षेत्रीय समूहों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और स्थानीय भाषा में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो सी स्पेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो सी स्पेस केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केरल, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल जिसकी राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम, ठीक। केरल जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, और केरल में ही है मालाबार तट। कौन सा है? मालाबार तट है। केरल में कौन सा तट है? मालाबार तट है। याद रखिएगा, केरल में कौन सा तट है? मालाबार तट। आपको पता ही होगा मालाबार युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है? याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं बताएंगे तो हम कल बताएंगे मालाबार युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है, मालाबार तट पर युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया जाता है, ठीक है। और मालाबार तट, यहाँ पे इस तट के पास कौन सा जो खनिज है वो पाया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट खनिज है थोरियम। इसकी जो रेत है उसमें कौन सा पाया जाता है खनिज संसाधन? थोरियम। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो थोरियम याद रखिएगा। मैंने आज भारत में केरल से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बताया, और ऐसे ही आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे धीरे धीरे इसी में। इंदिरम्मा आवास योजना, अगला प्रश्न क्या है? इंदिरम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और इसमें जिनके पास आवासीय भूखंड हैं, यानी जिन गरीबों के पास आवासीय भूखंड पहले से आवंटित हो चुके हैं, उन्हें 5 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और जिनके पास आवासीय भूखंड नहीं है, सरकार उन्हें 5 लाख रुपए के साथ साथ आवासीय भूखंड भी उपलब्ध कराएगी, ठीक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख रूप से 10 प्रश्नों को देखा, जो कि हमारे करंट अफेयर आज कल से रिलेटेड और कुछ पिछले मार्च महीने से रिलेटेड भी प्रश्न हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपको आयोग की परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके तक पहुंचा दिया जाए, जिससे कि आपकी तैयारी सुदृढ़ हो। आप 25 से 30 प्रश्न जो करंट अफेयर्स के आते हैं, उसमें से अधिकतम 22 से 25 प्रश्न तैयार कर सकें और अपने एग्जाम को, यानी प्रारंभिक परीक्षा को सफल बना सकें। ये याद रखिएगा दोस्तों, इस एग्जाम में मैं खुद अभी एस्पिरेंट के रूप में शामिल होता हूं, तो मेरी कोशिश खुद भी है कि मैं लगातार प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 140 अंक के आसपास हर बार 2017 से मेरा रहा है। तो इस मोटिवेशन के साथ कि हम लगातार अगर 140 अंक प्राप्त कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में,
तो हम करंट अफेयर्स में कैसे और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं, हम करंट अफेयर्स में इम्प्रूव करते हैं। इसलिए आप तक भी अपने जो हमारे अभी तक की जो रणनीति थी, अभी तक मैं खुद तक सीमित रखता था, अब अपनी रणनीतियों को आप तक भी पहुंचा रहा हूं, जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जैसा कि हमने अपने को करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकती हैं, तो जैसा कि आपने कल देखा होगा, कल की वीडियो में हमने जो भूगोल से रिलेटेड प्रश्न था, काला सागर और कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश, जिसको मैंने बताया था कि तुम्हारे दोस्त का नाम है रॉकी, तो उससे तुमने पूछा, राकी तू कैसे हो, बटरू जी का बिस्किट खाया, बटरू जी का बिस्किट खाया। मैंने कल बताया था आपको भूगोल का। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पॉलिटी से रिलेटेड एक जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है हमारा पॉलिटी, जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं, उनको समझना जानना एक विद्यार्थी के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज इस क्रम में हम भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 5 में जो संघ है, क्या संघ, भारतीय संविधान में जैसा कि आपको सबको पता होगा, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो संविधान में एक प्रावधान किया गया कि कोई अनुच्छेद 395 से अधिक नहीं होगा, यानी अनुच्छेद बढ़ जाएंगे, ए बी सी डी क ख ग करके बढ़ाया जाएगा, वो संख्या में नहीं बढ़ाया जाएगा। 395 से अधिक नहीं हो सकता है, यानी जो भारत में अधिकतम अनुच्छेद होंगे, जो अधिकतम अंकीय अनुच्छेद माने जाएंगे, वो 395 हैं। जो अधिकतम अनुसूची है वो संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो उसे 8 था, पहले बढ़ा के अब 12 कर दिया गया, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है, जिसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसे हम लोग अगले किसी वीडियो में देख लेंगे। और आज हम संघ के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, क्या माना जाता है? भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया है और बताया कि संसद नागरिकता से संबंधित नियमों को अधिसूचित, अंतिम रूप से अधिसूचित करने का क्षेत्र अधिकार रखती है। तो उसमें सबसे पहला जो भारत का नागरिक माना जाता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, वो हमारे विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनसे डायरेक्ट प्रश्न भी होता है, उनसे कथन और कारण से रिलेटेड भी प्रश्न होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है, यानी महत्वपूर्ण संघ का भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं उसको समझेंगे और उसे एक कोड के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकें और एक अंक अर्जित कर सकें अपनी किसी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में भारतीय संविधान के भाग 5 में जो पहला भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित जो पहला अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद 52 है। कौन सा है? अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब भारत का एक अगर राष्ट्रपति है तो वो कौन है? इस समय भारत का राष्ट्रपति कौन है? आप सब लोग जानते होंगे, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति इस समय वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप सभी को पता होगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। फिर उसके बाद से क्रमशः इनका सीक्वेंस चलता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये क्रमशः चलता है। इसे हम लोग भी कोड के रूप में जानेंगे, राज फनी ग्यावशंकर, प्रतिम मुखर्जी, और फिर कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ये क्रम एक फिर से हम एक बार सीक्वेंस में बता देंगे। फिलहाल अभी हम इतना ही जानते हैं कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल अपना पूरा करते हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति होगा और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 52 में कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपाल की शक्ति होगी, यानी हम जब घर में रहते हैं तो वहाँ जो कार्य करने वाले होते हैं, सबकी शक्ति जो होती है किसी एक व्यक्ति में केंद्रित होती है ना। तो जो हमारा संघ है, भारत का यूनियन जो है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, यूनियन शब्द का उल्लेख, जो संघ का उल्लेख किया गया है, उसकी शक्ति किसमें निहित होगी? यानी किसमें निहित होगी? उसकी शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है, बताया गया है कि जो संघ की कार्यपाल की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संघ का जो कार्यपाल के प्रधान होगा, वास्तविक जो प्रधान होगा, कौन होगा? यानी संवैधानिक प्रधान जो होता है वो कौन है? राष्ट्रपति है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत का जो
किया है वो कौन है? राष्ट्रपति है। सभी जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के रूप में उसकी सहयोग और सहायता प्रदान करता है। ठीक फिर तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 बता दिया हमने। फिर 54 54 कहता है कि राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति पहले हमने बताया कि राष्ट्रपति होगा, फिर बताया कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। तो जब किसी के पास इतनी पावर है तो उसे निर्वाचन से जुड़ी हुई कुछ मुख्य प्रावधान भी तो होंगे। उस मुख्य प्रावधान का जो उल्लेख है अनुच्छेद 54 में किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किससे के द्वारा किया जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे कि लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड सदस्य थे, वो नियुक्त होते थे, लेकिन उन्हें पिछले वर्ष 2019 में नवीनतम प्रावधानों के अनुसार 104वें संविधान संशोधन के अनुसार जो एंग्लो इंडियन और कम्युनिटी से एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता था, उस प्रावधान को हटा दिया गया है और अब 2 जो सदस्य लोकसभा में नॉमिनेटेड हो रहे थे वो हट गए हैं, लेकिन राज्यसभा में अभी भी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, कौन भाग लेगा? जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जो निर्वाचित होंगे वही भाग दिए जाएंगे और अधिकतम जो संख्या होती है जो निश्चित होगी अधिकतम, और मान लीजिए किसी राज्य में लोकसभा का कोई सदस्य सीट खाली है या फिर किसी राज्य की राज्यसभा सीट खाली है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन में बाधक नहीं बनेगा कि पहले उस राज्य के राज्यसभा की सीट को भरा जाए या लोकसभा की सीट को भरा जाए, क्योंकि हमारे संविधान में ही उल्लेख है कि राष्ट्रपति के निधन या फिर पद छोड़ने के बाद 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है यानी निर्वाचन है प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए, नए राष्ट्रपति को पदस्थापित कर दिया जाना चाहिए और ये 5 वर्ष के लिए होता है, ना कि शेष अवधि के लिए होता है। राष्ट्रपति नया जो चुना जाएगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, ना कि शेष अवधि के लिए चुना जाएगा। लेकिन जैसा कि लोकसभा और विधानसभाओं में होता है, ग्राम प्रधान के चुनाव में होता है कि अगर किसी कारणवश सीट खाली होती है या सीट रिक्त होती है तो जो नया सदस्य चुना जाएगा वो शेष अवधि के लिए चुना जाएगा, किंतु राष्ट्रपति जो चुना जाएगा नया वो पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा और वो 5 वर्ष कब से गिना जाता है? जिस दिन वो शपथ लेता है। कब से गिना जाएगा? जिस दिन वो शपथ लेता है, जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से गिना जाएगा। तो निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में विधान जो मंडल है, विधानमंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, किसके? विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें भी नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। अब इसमें विधानसभा में एक 17वां संविधान संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि पौंडीचेरी और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि अनुच्छेद 54 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। अब निर्वाचन की रीति क्या होगी? अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति क्या होगी, किस रीति से निर्वाचन किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बस जान लेते हैं कि किसी राज्य की कुल जनसंख्या जो होती है, कुल जो मतदान डालने वाले जिन लोगों की जनसंख्या होती है अपॉन जो उस राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या होती है, विधानसभा में कुल सीटों की संख्या होती है, भाग देते हैं और उसे फिर गुणा कर देते हैं 1/1000 से। तो वो कुछ रीतियां हैं, उसको थोड़ा डिटेल में जानने की जरूरत है, तो जब डिटेल में समझेंगे तो उसको जानेंगे। बस फिलहाल इतना याद रखिएगा कि निर्वाचन की रीति क्या होगी उसके बारे में प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 55 में। निर्वाचन की रीति क्या है? अनुच्छेद 55 में। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। ठीक है, 5 वर्ष होती है। कब से? शपथ करने से। किससे? कब से? शपथ ग्रहण करने की तारीख से, शपथ ग्रहण करने की तारीख से। ठीक, शपथ ग्रहण करने की तारीख से। कब से होती है? शपथ ग्रहण करने की तारीख से होती है, शपथ ग्रहण करने की तारीख से होती है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होती है। अब 5 वर्ष से पहले अगर इस्तीफा देना चाहते इस्तीफा भी दे सकता है, अगर किसी कारणवश उसका मृत्यु हो जाती है या फिर असामयिक निधन हो जाता है
तो फिर नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर कर लिया जाता है। और फिर यही प्रावधान निर्वाचन की रीति क्या होगी, निर्वाचन के लिए जो उल्लेख है वो किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 दोबारा निर्वाचन की बात करता है, पुनर्निर्वाचन की बात करता है। क्या भारत में कोई राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है? तो जी हाँ, भारत में कोई राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। 1956 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है। जैसा कि अमेरिका के संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो सकता है, किंतु भारत में यह उल्लेख है कि दोबारा राष्ट्रपति हो सकता है, यानी 2 बार से अधिक भी हो सकता है। अब उस व्यक्ति को दोबारा राष्ट्रपति बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है, वो तो संसद और फिर हमारे विधानसभा सदस्य और संसद के सदस्य ये निर्धारित करेंगे कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। लेकिन वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है अगर वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अगर इस पर रोक नहीं है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कि भारत को राष्ट्रपति दोबारा के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है, तो यानी 2 बार से अधिक भी नियुक्त किया जा सकता है। 1956 में यह प्रावधान किया गया था। तो पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का हो सकता है, भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पुनर्निर्वाचन हो सकता है। जबकि अमेरिका के संविधान में यह उल्लिखित है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बराक ओबामा पिछले वर्ष जब चुनाव में जीते थे तो 2 बार लगातार रहे थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जी आए, डोनाल्ड ट्रंप 1 बार रहे, फिर अब वर्तमान में जो बाइडेन जी हैं। देखिए फिर जो चुनाव 2024 के अंत में होने वाला है, नए राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो 2025 में हम लोगों को नए राष्ट्रपति हो सकता है देखने को मिल जाए, या फिर जो बाइडेन जी को ही पढ़ने को मिल जाए। ठीक है। तो हम भारत के राष्ट्रपति को देख रहे हैं, थोड़ा सा हमने भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से कर दी थी, किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कुछ अर्हताएं हैं। क्या है? कुछ अर्हताएं हैं। उसमें 2 अर्हताएं महत्वपूर्ण हैं। कुछ अर्हताएं हैं जो कि 2 अर्हताएं महत्वपूर्ण हैं। अर्हताएं क्या क्या महत्वपूर्ण हैं? अर्हताएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं? तो पहली जो अर्हता महत्वपूर्ण है कि इसमें पहली अर्हता में 3 चीजें हैं, ए, बी और सी। पहली अर्हता में 3 चीजें हैं कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। ठीक, याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग जब प्रश्न पूछता है तो वहां डाल देता है हम सबको कंफ्यूज करने के लिए कि भारत का नागरिक नहीं, भारत का जन्म से नागरिक हो। कहां से नागरिक हो? जन्म से नागरिक हो। तो जन्म से नागरिक नहीं माना जाएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए खाली। भारत का नागरिक, जन्म से नागरिक होना अर्हता में शामिल नहीं है, अर्हता में शामिल नहीं है। यानी वो भारत का नागरिक हो, केवल भारत का नागरिक हो, जन्म से होना ये नहीं माना जाता। फिर साथ में 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो। साथ में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, कैसा? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। ठीक, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। अब लोकसभा के सदस्य को निर्वाचित होने की अर्हता तो आप कहेंगे 25 वर्ष की है, लेकिन अब 25 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो कहेगा हम लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हित हैं, तो हम राष्ट्रपति भारत के नागरिक भी हैं, हमें बनाइए। तो नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि संविधान की जो अर्हता दी गई है उसमें दूसरा, जो पहले अर्हता में दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। 35 वर्ष क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। और फिर जो दूसरी अर्हता रखी गई है वो है कि किसी भी लाभ का पद न धारण करता हो, लाभ का पद न धारण करे। ठीक है, न धारण करे। अब ये लाभ का पद संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन सा पद लाभ का माना जाएगा, कौन कौन सा पद लाभ का नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर रहते हुए निर्वाचित हो जाता है तो उसे शून्य मान लिया जाएगा। अगर लाभ के पद पर है और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उसे इस्तीफा देना पड़ता है। पहले उसे क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। कोई भी लाभ का पद सरकार के अधीन नहीं धारण करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं शर्तें। उसके चुनाव से जुड़ी हुई कुछ शर्तें हैं, किन किन शर्तों पर उसे चुना जाएगा, क्या क्या शर्तें होंगी। जब चुन लिए जाओगे तो आपको ये शर्त पालन करना है, जैसा कि आपको पता ही है कि क्या क्या शर्तें दी जाएंगी। तो शर्तें हैं कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदन का सदस्य नहीं चुना जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चुन लिया गया तो किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, होता भी है तो राष्ट्रपति चुन लिया गया तो सदन को खाली मान लिया जाएगा, उसकी सीट को मान लिया जाएगा। सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनेगा। साथ में और क्या एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी लाभ का पद धारण नहीं करने वाला व्यक्ति तो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति बन गया है तो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक, लाभ का पद धारण
नहीं करेगा, ठीक, धारण नहीं करेगा, ठीक है। चलो भाई, नहीं करेंगे लाभ का पधारण, तो राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि अगर हमें नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो उन्हें कहा जाता है कि जो भी संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां हैं जो कि राष्ट्रपति के निवास से रिलेटेड होंगी, उसकी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार जो संसद निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करता है? संसद द्वारा निर्धारित। ये शब्द याद रखिएगा, संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों में किसी भी प्रकार की संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां फिर भत्ते आदि में किसी भी प्रकार के कार्यकाल के दौरान, यानी कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार कमी नहीं की जा सकती। संसद द्वारा जो उसे निर्वाचन के समय यानी शपथ ग्रहण के समय जो उपलब्धियां, भत्ते, आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से संबंधित प्रावधान कर दिया गया है, उसे कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया कि भारत का राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर सके, भारत का राष्ट्रपति भारत के नागरिकों के हित की रक्षा कर सके, वह किसी भी प्रकार से दबाव में रहते हुए काम ना करे, सरकार के दबाव में कि हमारी उपलब्धियां कम हो जाएंगी, हमारी सहायता जो हमको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये प्रावधान संविधान के उसमें रखा गया शर्तों में। शपथ, भारत के राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख जो है किसमें है? अनुच्छेद 60 में है। शपथ का उल्लेख किसमें है? 60 में है। और ये शपथ जो है भारत का राष्ट्रपति संविधान के किसके लिए लेता है? संविधान को संरक्षित रखने के लिए लेता है। संविधान भारत के नागरिकों को शपथ भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए लेता है। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाने का काम कौन करता है? अनुच्छेद 60 में दिया है। ये है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाएंगे? चीफ जस्टिस, ठीक है, यानी सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो कौन दिलाएगा? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसे शपथ दिलाने के लिए क्या कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला है महाभियोग। महाभियोग कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति पर? तो महाभियोग के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के संदर्भ में किया गया है। इसके बारे में हम एक अगला वीडियो बनाएंगे कि महाभियोग किस प्रक्रिया के तहत लगाया जाता है। उसमें विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अन्य जो हमारे पदाधिकारी हैं, अगर उनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है, तो किसी भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है किसी भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नियुक्त अधिकारी को हटाने के लिए। वहां पर प्रयोग होता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया के अनुसार, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी लेकिन वो महाभियोग नहीं कहा जाएगा। तो हमने जाना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत। शर्तें और दशाएं यानी उसके पर नियुक्त होने से इस बात जो शर्तें बताई जाती हैं वो अनुच्छेद 59 में है, और हताएं अनुच्छेद 58 में, पुनर्निर्वाचन है 57 में। ये सब क्रम से है। चलिए, तो ये तो सब सभी किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा, आपको पढ़ सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं, कोई भी किताब उठाएंगे पढ़ने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इसे हम कोड में कैसे याद करें? ठीक है, कि एक कोड और जिसमें मात्र 5 सेकंड में आप इस पूरे सीक्वेंस को ही याद कर जाएं, पूरे सीक्वेंस को हल कर जाएं। तो कोड क्या होगा? राष्ट्रपति का पहले ले लेते हैं रा, ठीक, कार्यपालिकी शब्द क्या हो जाएगा? का हो जाएगा राका। आपको पता ही होगा, फिल्मों में आप देखते होंगे राका नामक एक गुंडा या डाकू होता ही है जो खलनायक होता है, राका। फिर नी रा नी री का, राका निरिका, ठीक है, राका निरिका, ठीक, राका निरिका, री का। फिर दुआ देता है, राका निरिका दुआ, फिर दुआ द स म। याद रखिएगा, रा से है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, का से है कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, नी से है निर्वाचन, री से है निर्वाचन की रीति, का से है कार्यकाल, दू से है दोबारा निर्वाचन, अ से है अर्हता, द से है दशाएं यानी शर्तें, स से है शपथ, म से है महाभियोग। म से क्या है? महाभियोग है। अब इसको याद रखना कैसे? 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ये है हमारा अनुच्छेद। क्या है? अनुच्छेद है। और ये ऊपर क्या है? प्रमुख प्रावधान है। कोड हमारा बन गया राका निराका दुआ दशम। राका निरिका दुआ दशम। राका निरिका दुआ दशम। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका कार्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। निर्वाचन होगा, निर्वाचन की रीति होगी, रीति का से कार्यकाल, निर्वाचन उसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा, दोबारा निर्वाचन हो सकता है। अर्हता क्या होगी? फिर दशम यानी क्या दशाएं होंगी, किस कंडीशन में वो काम करेगा। फिर शपथ, कैसे शपथ लेगा, किसके सामने शपथ लेगा। फिर महाभियोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित यानी भाग 5 के अंतर्गत जो अनुच्छेद प्रमुख प्रावधान है उसको देखा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या फिर किसी भी लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो, इससे संबंधित एसएससी, बैंक, जीडी किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगा और आप निश्चित रूप से इस वीडियो से अपनी कुछ सहायता प्राप्त कर सकते हैं और आप एक अंक अर्जित करके अपनी